हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रावी रिवर की। रावी रिवर जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश की मुख्य 5 नदियों में से एक नदी है। और ये वो नदी है, मतलब उन 5 नदियों में से एक है जो पंजाब को उसका नाम, पंजाब देखिए 5 आव से बना है, ठीक है? तो उसका नाम और पहचान देती है एक प्रकार से। और इसको कहा जा सकता है कि यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब सिंधु नदी में जो वो ये जाकर के मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ आज रावी रिवर की। हम डिस्कस करेंगे रावी रिवर के बारे में डिटेल में। सिंधु की सहायक नदी है और उन सहायक नदियों में से सबसे छोटी यही है रावी। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो जो लगभग 720 किलोमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि ये भारत और पाकिस्तान में बहती है। उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, आप यहाँ पे इस मैप में जो आप देख सकते हैं, ये नदियाँ जो देखिए यहाँ पे हमारे उत्तर भारत में है। चाहे वो ब्यास हो, फिर चाहे वो सतलुज हो। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, और सतलुज की जो लंबाई है, हिमाचल प्रदेश में बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो वो 320 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, और अगर मैं हिमाचल प्रदेश में इस हमारी रावी रिवर की बात करूँ तो ये है 158 किलोमीटर लगभग। ठीक है। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान में बहती है तो भारत में कितना बहती है, पाकिस्तान में कितना बहती है? ठीक है, तो ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए भारत में बहती है, मैंने बोला कुल लंबाई जो वो 720 है, तो लगभग भारत में 320 बहती है और कितना बचा, 400 बचा। तो पाकिस्तान में 400 किलोमीटर लगभग बहती है। ठीक है, ये जो वो ऊपर ऊपर से आप ये जो फैक्ट है वो जो वो याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आप सुनिए जरा। सिंधु जल संधि जिसको बोलते हैं, एक जल समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि देखिए ये जो नदियाँ हैं वो तो ये तो हमारे हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है। कांगड़ा में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, बात करेंगे आगे कहाँ जैसे है। हमारे हिमाचल प्रदेश से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। देखिए ब्यास निकलती है, ठीक है, ये वाली नदी निकलती है। तो मतलब ग्लेशियर जहाँ पे है वहाँ से तो नदियाँ बनेंगी। अब वहाँ से जो वो जाकर के कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में भी जाएगी, बाद में जाएगी, लेकिन पहले वहाँ से निकल रही है। तो एक समझौता कर लिया हमने, नहीं तो पाकिस्तान में पानी कहाँ से मिलेगा। हमने एक समझौता किया जिसको सिंधु जल समझौता बोलते हैं। सिंधु क्यों? क्योंकि सिंधु में जाकर के आगे मिल रही है, फिर सिंधु नदी आगे जाएगी और आगे जाकर के सिंधु नदी जो वो अरब सागर में मिल जाएगी। ठीक है। ये जो रावी नदी है चिनाब नदी में मिलती है, लेकिन ये पाकिस्तान में ही मिलती है। ये भी आप याद रखिए। चिनाब भी जो वो हमारे जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, हमारे लाहौल स्पीति में तांडी नाम की जगह है। वहाँ पे चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ मिलकर के चंद्रभागा बनाती है, वही चिनाब नदी है। और ये चिनाब नदी में जाकर के मिलती है, और चिनाब नदी आगे जाकर के सिंधु में, और फिर पाकिस्तान में ये दोनों मिलती है आपस में, फिर आगे जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो समझौते में क्या हुआ? समझौता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो उसमें समझौता हुआ था कि कुछ पार्ट जो वो भारत को मिलेगा, कुछ पाकिस्तान को मिलेगा, मतलब डिवाइड कर दिया 80 और 20 में। अब 80 और 20 में कैसे आपको याद रखना है? 3 नदियाँ पहले याद रखिए, ब्यास सतलुज रावी। ठीक है, कौन कौन सी? यहाँ लिखते हैं मैंने भारत, और नीचे लिखते हैं मैंने पाकिस्तान। 3 नदियाँ भारत की होगी, पूरी नहीं होगी। मैं बताता हूँ कैसे जो वो समझौता हो। ब्यास, सतलुज स लिख दिया मैंने इसके लिए, और रा के लिए रावी लिख दिया। 3 नदियाँ और कौन बची? सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, अब पाकिस्तान में ये जो 3 नदियाँ है, ये जो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को ही मिलेगा इनका पानी, नो, बिल्कुल नहीं। 20 और 80 की रेसो में जो है इनको बांट दिया गया है कि ये जो ऊपर वाली 3 नदियाँ है ब्यास सतलुज रावी, ये जो वो भारत को मिलेगा 80%, तो पाकिस्तान को जाएगा 20%। ठीक है, और पाकिस्तान की जो 3 नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों का जो पानी है पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। पाकिस्तान को यहाँ पे 80 मिलेगा और हमें 20 मिलेगा। कुछ इस तरह से रेसो में जो इनको डिवाइड कर दिया गया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको पता ही होगा कि रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है या वैदिक नाम है, ठीक है, वो है परुस्नी। या यहाँ पे पारुस्नी लिखा है, लेकिन परुस्नी भी कहीं पे लिखा होगा। ठीक है, परुस्नी का एक प्रकार से मतलब होता है तेज नदी। क्या मतलब है इसका? तेज नदी। कुछ एक फैक्ट जो वो आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे तो आपको कई कुछ बातें जो वो और भी पता चलने वाली है। तेज नदी इसका मतलब होता है। संस्कृत नाम भी लिखा है नीचे, देखिए इरावती। संस्कृत नाम क्या है इसका? इरावती है। इरावती, देखिए हमारे हिंदू धर्म के जो पुराने ग्रंथों के अनुसार जो वो इसका नाम जो वो ऐसा रखा गया है। इसका मतलब होता है, इरावती का मतलब होता है ताजगी देने वाली। क्या मतलब होता है? ताजगी
देने वाली। ठीक है। एक इसका यूनानियों ने इसका नाम रखा था हाइड्रोटस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोटस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हाइड्रट्स या हाइड्रेटिस। ठीक है, जो भी है। तो इन्होंने इसका नाम जो वो इसी रखा क्योंकि उनको लगता था कि इसका मतलब होता है जल, जो भी सांप की नदी। ठीक है, सांप की नदी जो इसका मतलब होता है, तो इसलिए इन्होंने इसका मतलब हाइड्रोटस रख दिया। ठीक है, तो और बात करते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनकी बात करते हैं। जो मेन है, मुख्य है, वो उनकी मैं उनको पहले बता देता हूँ, फिर आगे डिस्कस और करेंगे। तंतगिरी, तंतगरी या तंतगिरी कहीं पे लिखा होगा। भांदल, ये भी इसकी सहायक नदी है। छतरानी, ये भी इसकी सहायक नदी है। सथूल, ये भी इसकी सहायक नदी है। साल, ये भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, बुंदिल धारा है, स्यूल है, हुड्डन है, हडसन है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, ये वाला देखिए, स्यूल, बुदिल धारा, हुड्डन, हडसन, साहू, तंतगिरी, भारा, भाड़ू। ठीक है, तो ये जो वो किसकी सहायक नदी है, रावी की सहायक नदी है, ये वाली हो गई। ठीक है, नाई भी बच गई एक। ये तो हुई सहायक नदी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका, जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिए 5451, ये क्या है, किस में होगा, ये स्क्वायर किलोमीटर में होगा। स्क्वायर किलोमीटर मतलब कि इतना पार्ट जो इसने कवर करके रखा है, ये भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना का नाम कालिंदी है, ये भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की, कि निकल कहाँ से रही है, निकलती कहाँ है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ऊपर, कांगड़ा के बड़ा भंगाल से। कहाँ से, कांगड़ा के बड़ा भंगाल से। बड़ा भंगाल याद रखिए कांगड़ा में है, तो वहाँ से ही ये निकलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए तंतगुरु ग्लेशियर से ही निकलती है। भांदल, और तभी तो इसका नाम तंतगिरी पड़ा आगे, तंतगिरी। मतलब ये सहायक नदी है, फिर वो आगे जाकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी लंबाई। हाँ, लंबाई के बारे में आपको मैंने बता दिया 720 किलोमीटर, और हिमाचल में बहती है 158 किलोमीटर। अब हिमाचल में भी पूछा जाता है तो 158 याद रखिए। कुल लंबाई बहुत कम पूछता है वैसे, लेकिन 720 आपको याद रखनी है, 720। रावी, देखिए जो यमुना है हमारी, वो जो वो सबसे छोटी नदी है हमारे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी है, हिमाचल में सबसे कम बहती है यमुना, सबसे ज़्यादा तो फिर सतलुज होगी। ठीक है, फिर ब्यास होगी। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको पढ़ने से पहले जो वो मैं कुछ एक पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे इसके साथ मतलब किनारे पे, तट पे जो लगने वाले शहर है। ठीक है, यहाँ पे शहर लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा है, मैं ऐसे बता देता हूँ दो तीन नाम। उम, जैसे सॉरी, हाँ, चंबा और भरमौर। ठीक है, चंबा और भरमौर, ये जो इसके मेन मुख्य शहर इसके साथ वाले हैं, चंबा भरमौर। जब आप चंबा भरमौर वाली साइड जाएंगे तो रावी नदी आपको देखने को मिल जाएगी। चिनाब नदी के साथ वाला शहर कौन सा हो सकता है। देखिए चिनाब मतलब चंद्रभागा, मैंने बोला तांडी, तो तांडी नाम का शहर है। ठीक है, अब इसके प्रवेश स्थान की बात करते हैं। प्रवेश, देखिए हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है, हिमाचल प्रदेश में निकलती है, फिर जो वो JNK में चली जाती है। अब बात करते हैं कि चंबा के खेरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब यहाँ से निकली तो हिमाचल से निकली, और जम्मू कश्मीर में निकली तो चंबा से निकलती है। अब चंबा में जगह का नाम तो होगा कहीं ना कहीं, तो याद रखिए खेरी नाम के स्थान पर जो वो ये चंबा से निकल कर, मतलब कि हिमाचल प्रदेश से निकल कर चंबा से निकली, मतलब हिमाचल से निकली तो जम्मू कश्मीर में फिर चली गई। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं वैसे तो, लेकिन कुछ एक बातें जो वो मैंने आपको पहले बता दी। अब बात करते हैं और कुछ एक और फैक्ट्स के बारे में। देखिए ये नदी जो वो वैसे तो हमारे हिंदुओं के लिए तो पवित्र है ही, लेकिन सिख धर्म के लिए, सिख धर्म वालों ने, सिखों के द्वारा भी इसको पवित्र माना गया है। क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि जो सिख धर्म के संस्थापक है, अब आप बताइए जरा, सिख धर्म के संस्थापक कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। ठीक है, तो कहते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म जो वो इस नदी के तट पर ही हुआ था। एक तलवंडी, तलवंडी नाम की जो वो जगह थी, मतलब ये इसके किनारे ही था, इस गांव में वो था, जो कि आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे तभी जो इसको भी एक पवित्र नदी माना जाता है सिखों के द्वारा। ठीक है, हिंदुओं के द्वारा भी पूजनीय है, क्योंकि ये जो वो सप्त सिंधु, 7 पवित्र नदियों में से एक जो इसको कहा जाता है। अमृतसर और गुरदासपुर के बीच में सीमा बनाती है, पाकिस्तान में जाती है ना ये, तो अमृतसर और गुरदासपुर की सीमाएं बनाती है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं। देखिए ये हमने पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, एक रिकैप हो जाएगा लास्ट में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहाँ से जो वो निकलती है, और यहाँ पे खेरी नाला से जम्मू कश्मीर में चली जाती है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, HV की वेस्टर्न
मोस्ट नदी कौन सी है? तो ये जो वो रावी नदी ही है। ठीक है। नेक्स्ट, रावी का वैदिक नाम परुस्नी है, इरावती है संस्कृत नाम, सहायक नदी सिउल। ठीक है। रावी का ग्रीक नाम हाइड्रोटस जो वो इसको बोलते थे। रावी की अन्य सहायक नदी है, ये हम पढ़ चुके हैं। रावी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोट्स। रावी नदी चिनाब में कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में। तो ये थी हमारे रावी नदी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी और नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे पहले भी हम लोग जो हमारी यमुना है, चिनाब नहीं, सतलुज है, ब्यास है, इन तीनों के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो काफ़ी 1-1.5 साल पहले मैंने वो बनाई थी, काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना रावी नदी जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था उसको भी डिस्कस किया जाए। थैंक यू।